बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद फरमान अली, अवामी अंदाज ग्लोबल चैनल से, और मेरा प्रोग्राम है आज फरमान के साथ। आज हम 3 मौजू पे बात करेंगे। पहला, जो पीडीएम का जनाजा निकला। दूसरा, जो एमक्यूएम का यौम तासीर मनाया जा रहा है। और तीसरा, जो साफियों पे बेतरफे हमले हो रहे हैं, ख़ास तौर पे सक्खर में। तो इस सिलसिले में जो हम बात करेंगे, हमारे साथ होंगे एक सीनियर साफ़ी ए.के. मोहसिन। उनसे भी तज़किया लेंगे और उनसे भी राय लेंगे। वो भी अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे कि ये क्या होता जा रहा है। तो हम पहले चलते हैं पीडीएम के जनाजे में, जिसका जनाजा एक मौलवी साहब ने पढ़ाया, और उसके बाद जो है ये 10 जमातें अपने अपनी तरफ घरों की तरफ रवाना हो गई। किसको क्या फ़ायदा हुआ इस पूरी मूवमेंट से? जो 6 महीने से मूवमेंट चल रही थी, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आसिफ अली जरदारी को हुआ, जिसने आखिर में छक्का मार के उन्होंने अपना गेम अपने घर को लेके चले गए। और बाकी जो जितने 11 खिलाड़ी थे, वो बेचारे मुंह देखते रह गए। आप देखेंगे इस सूरत हाल के बाद मुल्क में एक सियासी हलचल पैदा हो गई। सेनेट के इलेक्शन और सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन ये बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में एक बड़ी ताकत हर काम जो है वो करवा सकती है। नामुमकिन काम भी हो सकता है। जो मुल्क के लिए बेहतर होगा वो काम होगा। आप देखें कि नवाज शरीफ अपनी कहानी लेके चले थे अपनी बेटी के थ्रू। आसिफ अली जरदारी अपना गेम खेल रहे थे बिलावल भुट्टो के थ्रू। और मौलाना फजल रहमान वज़ीर-ए-आज़म बनने के चक्कर में थे कि इन तमाम लोगों को इस्तेमाल किया जाए और वो वज़ीर-ए-आज़म, केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म या आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। लेकिन सब ख्वाब जो है वो आसिफ अली जरदारी ने चकनाचूर कर दिया और हुकूमत को मुस्तहकम कर दिया। अब लोगों का कहना यह है कि जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने वाली थी, अब 2.5 साल रह गए हैं उनके, उसके बाद भी 5 साल वो हुकूमत पूरे करेगी और दोबारा इलेक्ट होकर आएगी। तो अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी की सियासत ने क्या अपना उल्लू सीधा किया है या इमरान खान के हाथ मजबूत किए हैं। दूसरे, कराची में एमक्यूएम की जानिब से यौम तासीर बनाने की तैयारियां शोर शोर से जारी हैं, लेकिन ज़राए ने बताया है कि इस तासीर की जलसे में हो सकता है कि अल्ताफ़ हुसैन खिताब करे। इसी शजोपन में जो है वो जो भी एमक्यूएम के धड़े हैं वो बड़े परेशान हैं और वो नहीं चाहते कि वो अल्ताफ़ हुसैन इसमें खिताब करें। क्यों कि अगर अल्ताफ़ हुसैन इस जलसे में यौम तासीर के मौके पर खिताब करते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर पीस पार्टी को भी झटका लगेगा और एमक्यूएम के धड़ों को भी झटका लगेगा, जो बेरुखी से अल्ताफ़ हुसैन को बदनाम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये ऊँट किस कल बैठेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तीसरे नंबर पे यह है कि आप देखें कि साफियों पे दर पे हमले किए जा रहे हैं। कभी पुलिस से उनको बेइज्जत कराया जाता है, कभी गोलियां मारी जाती हैं, कभी कुछ किया जाता है। आज भी एक वाक़या जो है वो साले पर सक्खर करीब हुआ कि एक साफी को गोलियां मार दी और वह अस्पताल पहुंच गया, और जो मुसल्लह अफराद थे वो फरार होने में कामयाब हो गए। अब ये देखना है कि इसके पीछे किन का हाथ है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि ये हाथ हुकूमती सरपरस्ती करने वाले एमएनए या एमपीए का हो सकता है, मेरी राय के मुताबिक। तो हम इस सिलसिले में ए.के. मोहसिन साहब के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो हालिया पीडीएम का जनाजा निकला, उसके बाद अब मुल्क की सूरत को कैसे देख रहे हैं आप, मोहसिन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम।
और सैयद फरमान अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इससे पहले भी जो प्रोग्राम में पेशन गोइयाँ की और तजज़िये किए वो तो बिल्कुल 100% फिट बैठ रहे हैं। और अभी जो पीडीएम का जो जनाजा है वो बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि मौलाना साहब ने पढ़ाया है, क्योंकि मौलाना साहब दो कश्तियों में बैक वक्त सवार थे। एक कश्ती जो है वो पीडीएम की है और दूसरी जानिब वो बैकडोर चैनल से अपने जो परमिट्स हैं और अपने रिश्तेदारों की अपॉइंटमेंट्स हैं और अपने रिश्तेदारों को जो मिलने वाले ठेके हैं उनके भी साथ साथ वो लगे रहे कि वो भी इंटैक्ट रहें और इस विकेट पे भी खेलूं मैं, और ताकि जो है वो दोनों तरफ से मैं हीरो भी बन जाऊं और जो है वो अगर माल मिल रहा है तो वो भी समेट सकूं। लेकिन बदकिस्मती जब लिखी हो तो ऊंट के ऊपर भी कुत्ता काट लेता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि पीडीएम का जो ऊंट था बहुत बड़ा, उसके ऊपर बैठे हुए मौलाना साहब को जो है वो एक कुत्ते ने काट लिया है। और ये पीडीएम का जितना भी जो मामला हुआ है उसमें आपने कहा है कि आसिफ जरदारी को फायदा हुआ है। कुछ फायदा हुआ है या ज्यादा फायदा हुआ, बल्कि 110% आसिफ जरदारी ने इससे फायदा हासिल किया है। ये जब सेनेट का इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया था कि हम सेनेट का इलेक्शन में जा रहे हैं, वही टर्निंग पॉइंट था। वहां पर ही मौलाना साहब को समझ जाना चाहिए था, वहां पर ही नून लीग को समझ जाना चाहिए था। और जो अचकजई साहब कराची में आकर जो उर्दू स्पीक लोगों को सिखा रहे हैं और बातें और तंजिया बातें करते हैं, फिर लाहौर में जाते हैं तो लाहौर वालों पे तंजिया बातें करते हैं, उनको भी थोड़े होश आ जाना चाहिए था कि वहां से टर्न ले लिया था पीपल्स पार्टी ने। और पीपल्स पार्टी ने जो है पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना चलते हुए सारा ये गेम खेला है। जैसा कि इससे पहले प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि फिक्स्ड मैच है और फिक्स्ड मैच में थोड़ी बहुत थ्रिल दिखानी पड़ती है ताकि नाजरीन जो व्यूवर्स हैं जो शायकीन हैं वो वाह वाह कर सकें, वाह वाह बहुत अच्छा मैच हुआ। हालांकि वो बिल्कुल डिजाइंड मैच होता है, उसमें कहा जाता है कि ये खिलाड़ी जीतेगा ये हारेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी इस तरीके से गेम को खेला जाता है ताकि महसूस हो सके सब लोग। सेनेट के इलेक्शन आपके सामने गुजरे, उनमें सब सेनेटर्स वही इलेक्टेड लोग थे अरकान असेंबली जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को जिताया। फिर बाद में उनकी सेनेट में अक्सरियत जाहिर हुई। जाहिर है जो यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए, अक्सरियत है सेनेट में। और अगले ही हफ्ते में जनाब जो है वो हार जाते हैं और सादिक सिंजानी साहब जीत जाते हैं। तो एक ये तो एक छोटे बच्चे को भी अगर बताया जाए जो हल्का सा बोलना सीखता है, उसे भी कहा जाए कि बेटा ऐसे ऐसे हुआ, तो वो समझ जाएगा, बोलेगा कि अंकल जी दरअसल ये गेम हो गया है और सबके सामने हुआ है गेम। वो ऐसे करके बटन में लगा देने कैमरे, सामने कैमरे लगा के सारी सूरत हाल डाइवर्ट वहां पे की गई, मीडिया को डाइवर्ट किया गया और बाकी लोगों को कैमरों की जाने मजबूत करा के पीछे वोट कैंसिल वाला जो ड्रामा रचाया गया। आप देखें कि वोट जो कैंसिल किए गए हैं वो इतने परफेक्ट अंदाज में कैंसिल किए हैं कि अगर आप दुनिया की किसी भी अदालत में ले जाएंगे वो बिल्कुल लकीर के ऊपर स्टैंप्स लगी हुई हैं और ऐसे नाप के लगाई हैं जैसे लग रहा है कि पैमाना रखा हुआ था, आधी इधर हो आधी इधर हो, जरा सी भी इस तरफ ना हो या इस तरफ ना हो ताकि चैलेंज ना हो जाए। देखें देखें मोहसिन साहब, अगर हम ये वोटों की बात करते हैं कैंसिलेशन की और मोहर की और उसकी, तो देखा जाता है कि यूसुफ रजा गिलानी को हराने में उनके बेटे का बड़ा हाथ है। क्यों कि उनके बेटे ने ही लोगों को तरीके बताए थे कि वोट कैसे कैंसिल किया जाता है। ये तो बताया ना आपको। जी बिल्कुल, वो वीडियो सामने आई थी। वो जाहिर एस्टेब्लिशमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने 4-5 लेवल पे ही तो ये गेम चलाया होगा। एक उनके बेटे को इस्तेमाल किया होगा, दूसरा बोर्ड सेनेटर्स जिन्होंने वोट कैंसिल किए हैं उनको इस्तेमाल किया, चौथा कोई ऑप्शन भी उन्होंने रखा होगा कि अगर ये वोट कैंसिल नहीं करके आते उसके बावजूद फिर हमने क्या करना है, वो भी उन्होंने यकीनन रखी होगी। कुछ वीडियोज अंदर बनी होगी जो बाद में वायरल होती और वो चैलेंज हो जाते वोट, कहते जी ये तो ब्रीच हो गया और ये वीडियोस जो है वो अंदर स्टैंप लगाते हुए बनी है। जाहिर है जो काम करने वाले हैं तो वो पक्के काम, जैसे कहते हैं ना, पक्के काम करते हैं। तो ये काम पक्का हुआ है, सबके सामने हुआ है और 12 करोड़ 24-22 करोड़ आवाम की आंखों में धूल झोंकी गई है, बल्कि पूरी दुनिया
इंटरनेशनली उसको ज़ाहिर देखा जा रहा था, पाकिस्तान के अलावा भी देखा जा रहा था। सबकी आंखों में धूल धूल झोंका गया है और सारे सबके सामने ऐसी चीटिंग और ऐसी जालसाजी की गई है कि वो सबके सामने आया है कि बिकाऊ माल जो है वो बिका, और किस दामों बिका, उनमें नैब के केसेस जाहिर कम होंगे। अब आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी, ओमनी ग्रुप और उनका सारा चट्टा बट्टा जितना भी है वो उनके ऊपर जरा प्रेशर कम होगा, जाहिर है यही लग रहा है। गिलानी को जितवा दिया, एक ये है। फिर जो है वो उनके साथ मजीद सिंध गवर्नमेंट की जो है वो चलती रहेगी, ये भी डील है। जाहिर है अगर पीटीआई प्रेशर बढ़ाती कि नहीं जी इस्तीफे दो इस्तीफे दो, सिंध गवर्नमेंट को सबसे पहले इस्तीफे देने थे, वो चली जाती, तो वो भी बचाया उन्होंने अपनी सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि सीएम हाउस को जो है वो सीएम हाउस इस बार बिलावल हाउस को चला रहा है, जरदारी हाउस को चला रहा है, फरियाल हाउस को चला रहा है, नोडेरो हाउस को चला रहा है, नवाब शाह हाउस को चला रहा है, बिलावल हाउस लाहौर को चला रहा है, लाहौर बिलावल हाउस को, यानी सीएम हाउस सिंध। और सीएम हाउस ने ही गिलगित के इलेक्शन कंडक्ट करवाए, यहीं से गाड़ियां गई, यहाँ से सारा प्रोटोकॉल, पैसा यहाँ से गया। और जितने अभी इलेक्शन हो रहे हैं, जिमनी इलेक्शन में हमने देखा अली मादे शेख को तो उन्होंने पकड़ के बंद कर दिया, उसके ऊपर सांप छोड़े और नाग छोड़े और पता नहीं बेचारे के साथ क्या क्या कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर है, जाहिर है उसका काम अपोजिशन करना ही है, वो तस्वीर नहीं पढ़ेगा, वो उनकी तारीफें नहीं करेगा, उसका काम है तनकीद करना। वो जब क्या स्कूलों में वहां देखा भैंसे बंधी हुई हैं, तो वहीं से पीपल्स पार्टी का पारा जो है वो बुलंद हो गया था और वो जो है वो उसको गिरफ्तार करवाया। फिर उसके बाद मनमाने ठप्पे लगे और अपनी मर्जी गवर्नमेंट जो है वो हासिल। अच्छा, वो मसूद साहब मैं आपसे ये आ रहा हूँ कि मुझे आपने अभी ये फरमाया कि हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है ना, हॉर्स ट्रेडिंग जो की गई सेनेट इलेक्शन में, तो इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा और जो जिन्हें पॉलिसी बनाई होगी, तो ये जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले दो एमएनए हैं, जमील अहमद और फ़हीम, इन सबको कहानी का पूरा पता है कि क्या गेम बनाया गया था। इस बारे में मालूमात है आपको कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने कहा कि ये जो जितने भी एमएनएज थे, अच्छा ये जितने एमएनएज जो इस मामलात में थे वो बहुत ज्यादा आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल हैं। और यूसुफ रजा गिलानी को जितवाने में जो जितने ज्यादा थे सब पेश थे, वो इमरान खान के करीबी थे। आपने देखा था वो आफरीदी का वोट कैंसिल हो रहा है, इमरान खान का अपना वोट जो है वो कह रहे हैं कैंसिल हो रहा है, यानी कि ये टॉप लेवल पे डिसाइड हुआ था इमरान खान और जरदारी लेवल पे। उनके अपने जो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स हैं जो लीक नहीं करते बातों को, उनके जरिए ये टेम्परिंग और ये गेम खेला गया है। अब ये सबके सामने आया हो चुका है और मौलाना साहब आप डुगडुगी लेकर निकले, बजाय डुगडुगी और इस्तीफे ना तो ले सके, मौलाना साहब के जो टारगेट्स थे वो अचीव तो नहीं हो सके। और अफसोस की बात यह है कि इतने बड़े आलिम भी अपने आप को कहते हैं, ज़ाहिर आलिम तो खैर नहीं, मुफ्ती नहीं है वो, एक आलिम के बेटे हैं, मौरूसी सीट उनको मिली हुई है, तो उन्होंने आज तक मुल्क में महंगाई हो रही है इस पे मार्च नहीं निकाला, इस पे एहतजाज नहीं किया, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और मुल्क में जो बेरोजगारी, महंगाई, कोविड के ये दूसरा साल चल रहा है, जो लोगों की सूरत हाल है, फरमान साहब आप बिल्कुल बेहतर जानते हैं, सहाफी हैं आप लोगों में, आम लोगों में आपका उठना बैठना है, हम भी आम लोगों में उठते बैठते हैं, हम सीएम हाउस बिलावल हाउस में भी जाते हैं, असेंबली में जाते हैं, अरबीन असेंबली से भी मिलते हैं, उसके साथ हम पहले वाले के इससे भी पूछते हैं और बेचारे दिहाड़ीदार से भी पूछते हैं। ऐसी सूरत हाल है कि इंतहाई नागुफ्ता बेसूरत हाल है, लोग खुदकुशियों के दहाने पे हैं। लोग ऐसे लोगों को मैंने मांगते देखा, भीख तो नहीं कहूंगा, ज़ाहिर सफेद पोश लोग हैं, इमदाद मदद मांगते देखा, जो आप और मैं सोच नहीं सकते थे कि यार ये भी कहेगा कि यार कुछ मदद मेरी कर दो। तो यानी कि ये सूरत हाल है। मौलाना साहब ने, क्योंकि उनका अपना पेट भरा हुआ है, उनका अपना पेट भरा हुआ है ना, जो सामन का अंधा होता है उसको तो सभी हरा हरा नजर आता है, तो उनके पेट भरे में हमें क्या पता कि गुर्बत का लेवल इस वक्त क्या जा चुका है, महंगाई कितनी जा चुकी है, इन्फ्लेशन क्या रेट, यानी कि ये देखें चोर बाजारी और मतलब कि इतनी नाहली सिंध गवर्नमेंट की कि यहाँ से डमलोटी कितने दूर है,
ये मुराद मेमन कोट के बाद डमलोटी, जिस जहाँ पे हम बैठे हुए हैं एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से डमलोटी आई थिंक के 15 से 18 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा, 20 किलोमीटर होगा। वहां पर टमाटर आज से 1.5 महीना पहले खेत में 1 रुपए किलो बिक रहा था, खेत में 1 रुपए किलो फरमान साहब। और वहां से यहाँ एयरपोर्ट के सामने जो मुजाफाती इलाके हैं वहां मैंने सर्वे किया तो 25 30 40 रुपए किलो बिक रहा था। यानी खेत वाला बेचारा रो रहा है, उसको 1 रुपए मिल रहा है। ये हमारी सिंध गवर्नमेंट का हाल है, जो प्राइसिंग जिसने कंट्रोल करना है, जो प्राइसिंग को डायरेक्ट देख रहे हैं। उसकी वजह यह है मोहसिन साहब, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अभी इससे पहले एक प्रोग्राम किया था जिसे मैंने बताया था कि सब्जी और फ्रूट की मंडी में ब्यूरोक्रेट्स क्या हैं बड़े बड़े और पुलिस अफसरान, ये और सीधा हुकूमत के आदमी पार्टनर हैं उसमें, वहां पर पार्टनर है, बिल्कुल पार्टनर। हाँ, अब देखे ना, अब जब ये पार्टनर होंगे तो क्या गरीब आदमी जो है वो फायदा लेगा। नंबर 2 बात ये है, नंबर 2 मैं मोहसिन साहब बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि मेरे जराए ने ये बताया है कि इमरान खान FIA को बहुत बड़े अख्तियार देने जा रहा है 1 हफ्ते के अंदर, और वो जो मौलाना साहब जैसे आदमी है ना, जैसे ही वो उनके खिलाफ बड़ी पैमाने में कार्रवाई करेगा। और सिंध हुकूमत के अफसरान जो एंटी करप्शन में अपने दामन को साफ कर चुके हैं, वो उनके दामन को दोबारा गीला किया जाएगा, आप देखिएगा। क्यों कि अब जो हालात जा रहे हैं, इमरान खान ने सोच लिया है कि कौन मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, महंगाई की या दूसरी। अब वो बहुत स्टेप ले रहा है और 1 हफ्ते बाद देखिएगा कि बहुत खतरनाक स्टेप जो है वो आपके सामने आएगा। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल आपकी बात बजा है। मौलाना साहब के हवाले से चीजें तो सामने आती रहती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ प्रेशर की हद तक होगा, क्योंकि मौलाना साहब का जो हल्का असर है वो चाहे तो वो कुछ नहीं करते हो, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा वसी हल्का असर रखते हैं मौलाना साहब। यही वजह है, उनकी बचत की भी वजह ये है कि वो बार बार धमकियां भी देते रहे कि नैब मेरा क्या कर लेगी, नैब का एक नोटिस में उठा के फेंकूंगा मुंह पे, कहते रहे वो। ये मैंने ही सवाल किया था मौलाना अहमद दुरानी के घर पे, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने ही कहा था कि नैब आपके खिलाफ कोई रेफरेंस जो है वो निकालने जा रही है, तो उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था कि छट्टी का दूध याद दिला दूंगा। तो उस पर नैब ने कुछ नहीं किया, कार्रवाई जाहिर सी बात नहीं है। ये सिर्फ प्रेशर की हद तक है, प्रेशर डालेंगे मौलाना साहब, थोड़े से प्रेशर पे बैक पे हो जाते हैं। उनके 2-3 परमिट अगर कैंसिल किए, उनके लोगों को इधर उधर किया, तो वो ठंडे हो जाएंगे जब देखेंगे कि माल तो उन्होंने ले लिया हुआ दोनों तरफ से, और छोड़ेंगे नहीं इसको, देखिएगा आप। अच्छा, अब आते हैं हम MQM की तरफ। जी बिल्कुल। ये आप क्या देख रहे हैं, सारी कहानी का मंजर क्या है? MQM इस वक्त जो है वो चू चू का मुरब्बा बनी हुई है। MQM जो है वो एक जानिब अपनी साबका MQM जो MQM लंदन है, हकीकत में देखें शुरू से जब अल्ताफ हुसैन गद्दार मुल्क से बाहर गया था तो लंदन से ही डील हो रही थी सारी MQM। अब ये लाख नहा धोकर और ऊपर से सफेद कपड़े पहन के आ जाए, नहीं जी नहीं जी नहीं जी। हम तो इजलासों में वहां पे सुनते रहे, MQM के जो इजलास होते रहे, लंदन से खिताब, लंदन से एक एक चीज, लंदन से जो है ड्रेस कोड, लंदन से ये बताया जाता था कि नसरीन जलील रो में कहाँ बैठेगी, फारूक सत्तार कहाँ, उसको कोने पे खड़ा करना है। और जो है आमिर खान जो है वो उस वक्त भी हल्का सा डाउन था जब न्यू ज्वाइनिंग की थी आमिर खान ने, तो वेपन का असले का सारा इंतजाम और वो आमिर खान ही करता था। इस वक्त तो फुल फ्लैश डाउन है, वो उसने पोजीशन फुल संभाली हुई है अल्ताफ हुसैन वाली पाकिस्तान के अंदर। और ये MQM जो है वो उसी अल्ताफ हुसैन की ही MQM है। हकीकत में मेरी नजर में MQM को बिल्कुल नाम उसका तब्दील कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक नाम तब्दील नहीं होगा MQM ही ये रहेगी। ये MQM पाकिस्तान कर दें, MQM कराची कर दें, लेकिन उसकी जो थॉट है, उसकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो ब्रेन वॉशिंग है, और जिस जिस जो है वो गमले से वो निकले हैं, वो सब के सब तो वही है, लंदन ड्रिवन है और इंडियन ड्रिवन है। आज भी देखें ना, सिंपैथीज किसके साथ है इनकी, इनसे जरा सी बात करें तो उनकी हमदर्दियां फौरन इंडिया के साथ, फौरन ये मखसूस लोगों की बात करो। मैं सब उर्दू स्पीक की बात नहीं कर रहा, ये चंद लोगों के जो MQM चला रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा से हामी रहा हूँ जो है वो उर्दू स्पीक लोगों के राइट्स का भी हामी रहा हूँ, उर्दू स्पीक लोगों के साथ मैंने खड़े होके
मैंने मुजाहिरे तक किए हैं उनके हुकूक के लिए, राइट्स के लिए, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। उनके राइट प्रोटेक्ट करना रियासत की जिम्मेदारी है। ये जरूरी नहीं है कि उनके राइट्स के लिए एमक्यूएम बनाई जाए या पीएसपी बनाई जाए। अरे बाबा, इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के लोग हैं, वो बानियान पाकिस्तान है हकीकत में। ये लोग तो बाद में आए थे जो जिन्होंने पार्टियां बनाई और एमक्यूएम के नाम पर और महाजर कौमी मूवमेंट के नाम पर और पीएसपी के नाम पर फंड ले रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े बंगलोज बना रहे हैं। बेचारे जिन्होंने मुल्क वाकई बनाया वो तो जेर जमीन चले गए, वो बिल्कुल जाके साइड पे बैठ गए। उन्होंने सियासतें नहीं चमकाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बानियान पाकिस्तान की औलाद हैं, वो ये नहीं कहते। आज भी सफेद कोई तबका घरों में बैठा हुआ है, वो बेचारा वो ये देख रहा है कि यार हमारे नाम से क्या हो रहा है। हकीकत में स्टेट को एक कदम आगे आना चाहिए। स्टेट के जितने ऑर्गन्स हैं उसमें अदलिया है, उसमें फौज है, रेंजर है, पुलिस है, और पॉलिटिक्स के सियासत के जो डिविजन्स हैं, उन सबको आगे आकर कराची के लोगों, कराची हाइट्स का, उनमें थ्रू आउट जितने भी लोग हैं उनके जो है मफादात का ख्याल रखना चाहिए। उनकी जॉब्स हैं, उनके बच्चों की नौकरियां हैं, उनके डोमिसाइल के मसाइल हैं। ये क्या बात हुई कि जी आप दादू से आए और आके सीएम हाउस में आके बैठ जाएं, चौकड़ी ऐसी मार के बैठे 10 साल के लिए, आप जाए ना यार, ये कौन सी बात है। आपके इतने वोट ही नहीं है जितने वोट कराची के लोगों के वोट है, और आप जो है वो सीएम हाउस से निकलने का नाम नहीं ले रहे। सीएम हाउस में कराची का बंदा होना चाहिए कि हम कराची से हैं। और कहाँ से कराची से बाबा? आप ईद मनाने जाते हैं जो है वो दादू में, आप जो है वो इंतकाल में दुआएं करने जाते हैं दादू में, और कहते हैं जी कराची का बंदा हूं मैं। कहाँ से कराची के आगे? कराची का उर्दू स्पीक ओरिजिनल, यहाँ का उर्दू स्पीक हो, जो कि सीएम हाउस में बैठा हो, गवर्नर हाउस में बैठा हो, और जो है वो मुहब्बे वतन लोग हैं। उनको बिला वजह आप अगर धकेलेंगे और एक दीवार के साथ लगाएंगे तो फिर वो क्या करें? मोहसिन साहब, बात ये है मोहसिन साहब, इस वक्त एमकेएम चूचू का मरबा है, और एमकेएम के जो अपने धड़े हैं उनको खुद समझ नहीं आ रही कि उनको क्या करना है। फारूक सत्तार जो है वो मैसेज चला देते हैं, नहीं जी हम जो है वो यौम तासीस ना अपने वजूहात की बिना पर थोड़ा आगे लेके चलना चाहते हैं, और दूसरा ग्रुप कह रहा है जी कि हम कुछ सोच रहे हैं और हमारी तमन्ना है कि हम इसी दिन को मनाएं, लेकिन देखते हैं कि आगे तक लेके जाएं। और लंदन वाले जो सरकार है वो इंडियन ने इतना उसने पैसा उसने अपने जिल्द के ऊपर भी मल लिया और खा भी लिया है, वो बस मजबूर है पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करने के लिए। देखिए बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है मकबूल सिद्दीकी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो एमक्यूएम लंदन के आदमी हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जो पाकिस्तान एमक्यूएम है ये भी लंदन से मुंसलिक है। क्या ख्याल है आपका? मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो इल्जाम लगाए थे पीएसपी में आने के बाद, बिल्कुल उसने सही लगाए थे, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल घर का भेदी था, उनका अपने घर का बंदा था। वो उसने अभी तक लगा रहा है इल्जाम मकबूल सिद्दीकी पे, अभी तक इल्जाम लगा रहा है वो आप। और उनको सारी चीजें मिल रही हैं, रिपोर्ट्स मिली। अनीस कामखानी खुद इंतहाई जो है वो अहम मामलात में रहे, अनीस कामखानी, और उनके साथ जितनी टीम है वो एमकेएम की चलाने वाली टीमों का हिस्सा थी, तो उनको सब चीजों का पता है मुस्तफ़ा कमाल को। और मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त जो है हमारे दोस्त ही हैं, अनीस कामखानी भी दोस्त है, ज़ाहिर प्रोग्राम सुनेंगे देखेंगे तो थोड़े से वो खफा भी होंगे, लेकिन मेरा काम है सच बोलना। बिल्कुल सच बोलना चाहिए, हम सच बोलेंगे, सच बोलना चाहिए। उनको अपनी गलतियों का एतराफ करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। उन्होंने बहुत गलतियां की। जब मुस्तफ़ा कमाल मेयर कराची थे, इस कराची की उन यूनियन काउंसिल्स का मैंने सर्वे किया था जहां पे हक परस्त वोट नहीं था, वहां पर 1 टके का काम नहीं करवाया फरमान साहब, 1 टके का काम नहीं कराया। शाहफैसल टाउन की 2-3 जूसियां थी, जो नाथाखान वाली जूसी है वो, इसके अलावा जो ग्रीन टाउन गोल्डन टाउन वाली जूसी है वो, इनमें कोई काम नहीं कराया। इसी तरह लांडी कुरंगी की जूसीज थी, औरंगी टाउन की जूसीज थी, केमाड़ी की जूसीज थी, इस तरह ये जो सौदाबाद मलिर गडाब की जूसीज थी। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो उन्होंने 4 साल मुसलसल किया, चाहे जिसके एजेंडे पे किया, लेकिन किया इन्होंने कि वो उन जूसियों में काम नहीं करवाया, उन लोगों को बिल्कुल ही जो है वो सहूलियात से रखा। इनको माफी मांगनी चाहिए, जाहिर सी बात है, बार बार मांगनी चाहिए। और लेकिन देखें क्लियर वाजे करना चाहिए, ये माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि बात देखें कि अगर मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी में कुछ लोग आए हैं तो उनका भी रिकॉर्ड सही नहीं है। माजी का रिकॉर्ड उठा के देखें कि उनका रिकॉर्ड क्या कहता है।
और अभी एक बहुत बड़ा टारगेट किलर को पकड़ा है एजेंसी ने। उसने एक बयान दिया है कि मुझे 6 आदमी की लिस्ट मिली थी मारने के लिए, जिसमें एक शख्स मोइन टेडी, वो इस टाइम मुस्तफ़ा कमाल के साथ काम कर रहा है, उसको भी उड़ाने का जो है वो ऑर्डर मिल गया था। ठीक है ना। तो अब आप ये देखें कि अभी हालात किस तरफ जाएंगे, किस तरफ जा रहे हैं। तो लेकिन ये कराची के अवाम सर्वाइव नहीं कर सकते, ये मार धाड़ कि उसको उड़ा दो उसको उड़ा दो। तो ये अगर इंतज़ामी हालात ख़राब करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं, और ये चीज़ें कौन करवा रहा है? ये जब वो करवाता है जब कराची के हाथ से जाता हुआ नज़र आता है। आप इस बात को देखिएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि कराची को बचाने में भी बहुत लोगों का हाथ है, नहीं तो कराची आपका हाथ से निकल जाएगा, किसी में निकल जाएगा आपका, अगर ये हाल रहा तो। लेकिन बात यह है मोहसिन साहब कि अभी अब कराची के अवाम को सड़कों पे आना होगा। क्यों कि वो ही एक वाहिद रास्ता है एहतजाज का। ना तो एमक्यू पाकिस्तान आप बचाएगी कराची को, ना मुस्तफा कमाल बचाएंगे कराची को, और ना ही कि दूसरी जमातें। अगर थोड़ा दमखम नजर आ रहा है मुझे तो आ रहा है जमात इस्लामी में, जो 28 तारीख को एक कायदाबाद से लेके और खिताब लेके जा रहे हैं रैली को वो गवर्नर हाउस तक। इसके क्या असर पड़ेगा बताइए मुझे आप। ये जमात इस्लामी कराची ने काफी हद तक पॉलिसीज को अपना कराची राइट्स और कराची हाइट्स के राइट्स के लिए मॉडिफाई किया है। हम देख रहे हैं मुसलसल जब से हाफिज नईम रहमान आए हैं तो उन्होंने कराची के लोगों के लिए जैसे कि मर्दमशुमारी का मामला हो और इतना शिद्दत से उठाया, इस्टेब्लिशमेंट वाकई उनसे नाराज भी हुई कि भाई ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो लगे हैं, अब तक लगे हैं। इसी तरह कोटा सिस्टम और ये डोमिसाइल के मसाइल थे। और ये अच्छा एक चीज और जो हम इसमें हम डिस्कस हमें करनी चाहिए, मुझे पीडीएम से भी गिला है, क्योंकि पीडीएम में मेन जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं जो ग्लोबल कैनवस रखती हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे उनकी नजर है, उनसे गिला है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उनसे भी मुझे गिला है कि आप देखें श्रीलंका में इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। श्रीलंका में मुसलमानों को इस वक्त घेरा तंग किया जा रहा है, वहां पर मदारिस पे पाबंदी लगाई जा रही है, जिस तरीके से म्यांमार या बर्मा में जिस तरीके से हुआ है। मोदी साहब इसके एक प्रोग्राम बाद में करेंगे, लेकिन अभी वक्त भी हमारे पास कम है। तो मैं आखिरी बात करता चलूं कि जो ये साफियों पे हमले हो रहे हैं कि आज भी हुआ है सालेमर पे, ये क्या है? एक औरत मार्च में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तौहीन तो नहीं कहेंगे, शान में गुस्ताखी की गई है। ये तौहीन में ये इनमें जुर्रत नहीं तौहीन करने का, शान में गुस्ताखी की गई है। उस पे इन लोगों को लबकुशाई कम से कम करनी चाहिए थी। पूरी कौम का जो है वो मिजाज इस वक्त बरहम है। ये जो तरह तरह के ड्रामे बीच में हो रहे हैं, हम समझते हैं कि मीडिया डाइवर्ट करने की एक कोशिश है, जिस तरीके से लेके आए ये वो असल में उनको लगाम देनी चाहिए थी। नंग धड़ंग नंगी आज़ादी, औरतों की आज़ादी पूरी दुनिया में फेल भी हो चुकी है और कहीं मिली नहीं है। अमेरिका का सदर जो है वो आज दिन तक मर्द ही बन रहा है, आर्मी चीफ उनका मर्द ही बन रहा है, और जो है चीफ जस्टिस उनका मर्द ही बन रहा है। वहां इनको आजादी मिली नहीं है और नंग धड़ंग आजादी यहाँ पे आके मगरबी एजेंडे के तहत डॉलर्स की खातिर। तो इनका तो एजेंडा मुसलमानों को खराब करने का है ना, कि मुसलमानों को। अब देखे ना, शीमा किरमानी सारी जिंदगी डांस कर करके लोगों की महफिलें गरमाती रही, आज वो कह रही है कि मैं अपना बिस्तर खुद गर्म करो। शर्म आना चाहिए। बस वही मुसलमानों को खराब करने का एजेंडा है। तो मैं वो मोदी साहब में वो बात कर रहा था वो साफियों की, कि ये साफियों पे हमले हो रहे हैं, ये इसका तदारुक कैसे होगा? जी ये बहुत ज्यादा शेमफुल एक्ट है। असल में सहाफी जो हैं इस जो मुल्क का चौथा सुकून है, सच बताता है सहाफी। देखें किसी इलाके का सहाफी गरीब हो सकता है और मुमकिन है कि कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है, ये भी मान लिया कि कम पढ़ा लिखा होगा, गरीब होगा, लेकिन वो उस इलाके का जो है जो बदनुमा चेहरा है वो दिखाने की कोशिश करता है, क्राइम दिखाने की कोशिश करता है, वडेरों के करतूत दिखाने की कोशिश करता है, जागीरदारों के जो है वो करतूत दिखाने की कोशिश करता है, जुल्म सिस्टम के खिलाफ वो आवाज उठाता है तहरीर तकरीर और उसके जरिए अपने शोज के जरिए। तो सहाफियों को टारगेट करना एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट सा टारगेट होता है कि किसी सहाफी को जो है वो शहीद कर दिया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा शेमफुल एक्ट है। सिंध गवर्नमेंट को तो अब तक मेरा ख्याल है जो सहाफी अभी शहीद हुए हैं इसके कातलों को तो गिरफ्तार
कर लेना चाहिए था, जिस लेकिन वो गिरफ्तार नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो है ना उनके ही बंदे का हाथ लगता है मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट जो रहता है वो गवर्नमेंट के लोगों से ही रहता है, साथियों का। उसकी वजह जो होती है कि गवर्नमेंट के पास होते हैं इख्तियारात, MNAs MPs के पास फंड होते हैं, इख्तियारात होते हैं। अगर वो छोटे इलाके का नुमाइंदा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि भाई सड़क नहीं बन रही, कचरा नहीं उठ रहा, स्कूलों की हालत खराब है, डिस्पेंसरी की हालत खराब है, वो इस पे ज्यादा खबरें दे रहा होता है। उसका यही मकसद होता है कि यार ये चीजें जो है वो लगें। और शहरी जो रिपोर्टर्स हैं और सहाफी हैं वो बार बार ये कह रहे होते हैं कि इतना फंड कहाँ लेके जाओगे भाई, कब्रों में लेके जाओगे। बिलावल हाउस के खर्चे चला 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 के कराची की सड़कें देखें क्या हाल है, कराची के गटर लाइनों का क्या हाल है, यहाँ पे महंगाई का क्या रेशो चल रहा है, बुरा हाल हो गया है, बुरा हाल हो गया है। मोहसिन साहब ट्रांसपोर्ट देखें ना, ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है। लोग घंटों बैठ के सोच रहे होते हैं यार कैसे जाएं, सदर कैसे जाएं। बिल्कुल मोहसिन साहब, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, ठीक है ना। इंशाल्लाह फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है जिसमें जो आपने निशानदेही की है अभी सड़कों की, बसों की, इस पे प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सी बसों को लाने का दावा किया गया था लेकिन एक बस भी नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। मोहसिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।